हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी का साइंस का 10वां चैप्टर, जिसमें है जीवों में श्वसन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिनको पढ़ करके आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है। देखिए, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। जो सभी जीव होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये श्वसन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और कोशिकाओं में जो है तमाम तरीके की प्रक्रियाएं होती है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा मिलती है। सभी जीव जो हैं वो भोजन करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करते हो, और उनसे उनको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भोजन प्राप्त करने के लिए श्वसन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। ठीक है, श्वसन श्वसन के प्रक्रम में हम सांस द्वारा वायु को शरीर के भीतर अंदर लेते हैं, और हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हैं, हुए वायु को बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारी वायु बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। ठीक है, हम जिस वायु को सांस अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में ऑक्सीजन का काम क्या होता है, होता है उसके कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायक होती है। कोशिका में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जो कोशिका के अंदर श्वसन होता है उसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन के द्वारा जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, विखंडित होते हैं। ठीक है, कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। जो भी जीव होते हैं सभी की जो कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज जो होता है, हमारा ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये ग्लूकोज है, क्वेश्चन दिया है, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, और क्या बनाता है, ऊर्जा। ऊर्जा हमें मिलती है जो हमारे तमाम तरह के कार्यों में प्रयोग होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। इसको नोट कर लेना, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है कोशिकाओं में वो किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन के साथ, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। जब भी ग्लूकोज का विखंडन वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, के प्रयोग से होता है, उपस्थित में होता है, तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और इसका उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल बनता है और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थित में भी भोजन विखंडित हो जाता है, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं रहती तब भी विखंडित होता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थित में भी होता है, उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब कौन सा जीव है जो अवायवीय श्वसन भी करता है, जैसे ईस्ट। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थित में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव भी कहते हैं। तुम्हारा जो ईस्ट होता है, नाम नोट कर लेना, ईस्ट क्या करता है, अवायवीय श्वसन कहता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें अवायवीय श्वसन होता है, तो आपको पता रहना चाहिए ईस्ट। ईस्ट किस में काम आता है, जो हम पाव रोटी वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ पे भी काम आता है। ठीक है, चलो, ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, तथा इसका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ईस्ट क्या करते हैं, अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। इनका प्रयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है, या अवायवीय रूप से शोषण करता है और इसका प्रयोग किसमें करते हैं, अल्कोहल निर्मित करते हैं, तथा इसका उपयोग शराब और बियर बनाने में भी किया जाता है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, अवायवीय जीव कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन जब रहती है, जब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो ग्लूकोज किस में टूटता है,
जब ऑक्सीजन उपस्थित रहती है तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थित में क्या होता है, अनुपस्थित में ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। समीकरण द्वारा दिखाया गया, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ पे अनुपस्थित होना चाहिए था, तो जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ग्लूकोज एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। तो इसको नोट कर लेना, उपस्थित और अनुपस्थित दोनों का, ठीक है। चल आगे चलते हैं। देखिए हमारी पेशियां भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती है, हमारी जो पेशियां होती हैं वो भी अवायवीय मतलब बिना ऑक्सीजन की भी शोषण कर सकती हैं, लेकिन कैसे, देखिए लेकिन ऐसा थोड़ा समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने पर, तेजी से दौड़ने पर, कुछ घंटे टहलने पर, साइकिल चलाने पर या भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। देखो क्या होता है, जैसे हम कोई जब ज़्यादा ऊर्जा वाला कार्य करते हैं, ज़्यादा जिसमें मेहनत लगती है, जैसे साइकिल चलाना, व्यायाम करना, दौड़ना, तो उतनी ऑक्सीजन में उपस्थित नहीं हो पाती जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है ना, वो क्या करती हैं, वो अवायवीय श्वसन करती हैं। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ये शोषण होता है। और बनता क्या है देख लेना, पेशी में जो हमारे ग्लूकोज होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थित में क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, क्या लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाते हैं। तो ये लैक्टिक अम्ल जो होता है ये थोड़ा सा हमारे लिए पेनफुल होता है, अभी देखते हैं आगे। देखिए अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐठन आ जाता है, तो लैक्टिक अम्ल ऐठन का कारण बनता है। ऐठन तब होता है जब पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्या बनता है, पेशी कोशिकाओं में जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने तथा शरीर का मालिश करवाने से ऐठन में आराम मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, जल से स्नान तथा शरीर की मालिश करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो आप समझ गए ना, जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं, ज़्यादा मेहनत वाला कार्य करते हैं, तो हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, वो कैसा शोषण करती हैं, वो अवायवीय शोषण करती हैं। और इसमें जो हमारा उत्पाद बनता है ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। तो लैक्टिक अम्ल क्या करता है, ऐठन का कारण बनता है। ऐठन से क्या होता है, हमारे शरीर में दर्द होता है, ठीक है। इसको उपचार के लिए क्या है, मालिश करवाना और गर्म पानी से स्नान करना। चलो आगे चलते हैं, श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, अपने मुख नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे इस तरीके से हम देखिए यहाँ पे श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, ठीक है। तो श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन या सांस लेने का अर्थ होता है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना। जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है और जो बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। ध्यान रखना, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकाला उच्च श्वसन कहलाता है। एक सतत प्रक्रम होता है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है, ठीक है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में इतनी बार श्वसन करता है, उसका श्वसन दर कहलाता है। श्वसन दर क्या होती है, इसको नोट कर लेना। 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली जो सांस की संख्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, उसे श्वसन की दर कहते हैं। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ-साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा एक सांस का अर्थ है अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। यानी कि एक सांस का मतलब होता है एक बार आप सांस को लेंगे और उसको छोड़ेंगे, तो उसके बीच का जो समय होता है वो एक श्वसन का समय होता है। और इस प्रकार जब एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन कर सकता है, इसे हम श्वसन की दर कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आइए यहाँ पे कुछ प्रयोग दिए गए हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं, जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो तेजी से श्वसन करता है, जैसे आप दौड़ते हो, व्यायाम करते हो, अन्य चीज़ों में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। तो याद रखना, वयस्क व्यक्ति होगा तो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन की दर 25
बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। तो जो सामान्य श्वसन की दर है वो 15 से 18 बार है 1 मिनट में, ठीक है? और अगर हम मान लो व्यायाम वगैरह करते हैं तो 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है इसके परिणामस्वरूप हमारी कोशिकाओं क्या होता है, हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है या भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है? जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो श्वसन तेजी से होता है, जिससे जो हमारा ग्लूकोज है वो विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अ, ऊर्जा में, जिससे हमें अधिक ऊर्जा मिल सके, ठीक है? अब देखिए श्वास कैसे लेते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, हम अपने नाखूनों या नासाद्वार द्वारा वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर अपने हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये हमारा मुख गुहा है, ये हमारा नासा गुहा है, इस तरीके से यहाँ पे आता है और यहाँ पे होकर के ये ग्रसनी है और ये हमारा क्या है, श्वास नली है, ठीक है? तो इस श्वास नली में आता है और यहाँ से होते हुए देखिए अब फेफड़े दिखाई गए, ठीक है? ये क्या है, फेफड़े हैं। तो फेफड़े और ये जो यहाँ पे रिब्स, ये रिब्स हैं, पसलियाँ जिनको कहते हैं रिब्स, ठीक है? ये पसलियाँ हैं यहाँ पे और ये हमारा नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। किस तरीके से कार्य करता है उसको हम समझते हैं नीचे, ठीक है? देखिए, वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। जो वक्ष गुहा होती है वो पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम या मध्य परत, डायफ्राम का अर्थ क्या होता है, मध्य परत कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, ठीक है? तो ये देखिएगा यहाँ पे, ये है डायफ्राम। डायफ्राम वक्ष गुहा को क्या करती है, आधार प्रदान करती है, ठीक है? वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर गति सम्मिलित होती है। जब श्वसन करते हैं तो जो ये पसलियाँ होती हैं और जो यहाँ पे ये डायफ्राम होता है, इनमें गति होता है। आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के देख सकते हो किस प्रकार से जब हम सांस लेते हैं तो किस प्रकार से गति होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं गति किस प्रकार से इनमें होती है। देखो, जब हम अंतः शोषण करते हैं, जब सांस ले, अंतः शोषण मतलब जब सांस अंदर आती है, जब सांस अंदर आती है तो पसलियाँ क्या करती हैं, बाहर की तरफ फैलती हैं, ठीक है? पसलियाँ बाहर की ओर गति करती रहती हैं और डायफ्राम किधर गति करता है, नीचे की तरफ, ठीक है? जैसे जब हम इसमें हवा भरें, आप भी सोचो, मान लो ये गुब्बारा है, इसको हवा भरेंगे तो क्या होगा, ये इधर फैलेगा, ये इधर फैलेगा, ये इधर फैलेगा, ना? इस तरीके से डायफ्राम नीचे जाता है और जब हवा को छोड़ते हैं, जब बाहर निकलेगी तो ये फिर से कॉन्टैक्ट होंगे, संकुचित हो जाएंगे ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे डायफ्राम पूर्व की स्थिति में आ जाता है। पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं जब हम कब, उच्च श्वसन में। उच्च श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन को बाहर निकाला। तो इस दोनों फिगर से आप अच्छे से रिलेटेड कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऊपर है। देखिए, गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। डायफ्राम जब नीचे जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और वायु अंदर आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और उसके कारण फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, ठीक है? तो ये मैंने आपको नीचे वाले में समझाया किस तरीके से होता है। आगे चलते हैं। देखिए, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते, जो हमारे नासा गुहा में रोम होते हैं उनमें फंस जाती है। कभी-कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। ये गुहा कोमल परत को उत्तेजित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये तो श्वसन का हम लोगों ने समझ लिया किस प्रकार से होता है। देखो, यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होता है, ठीक है? तो वो तो हम जानते हैं, जो ये हमारा वक्ष गुहा है जब इसमें साँस लेते हैं, ठीक है? चाहे वो हम अंतः श्वसन करते हैं या उच्च श्वसन करते हैं, दोनों स्थिति में इसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक प्रयोग दिखाया गया है, ठीक है? वो प्रयोग मैंने आपको समझा दिया, डायफ्राम किस तरीके से वर्क करता है। जब हम साँस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, पसलियाँ बाहर जाती हैं। जब हम साँस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम अंदर आता है, पसलियाँ भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। चलो, देखो, अब देखते हैं हम जो निकालते हैं उसमें जो हम उच्च श्वसन करते हैं, जब हम साँस लेते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं, तो उसमें क्या-क्या होता है। देखिए, प्लास्टिक की बोतल में यहाँ पे एक प्रयोग बताया गया है। इसमें क्या करना है, आप थोड़ा-सा ताज़ा चूने के पानी लेना है,
चूँकि जो हम साँस निकालते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे मानक परीक्षण ये है कि वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यही यहाँ पे ये प्रयोग किया गया है कि ये देखिए बच्ची जो है यहाँ पे साँस लेता है, ठीक है? साँस लेती है और फिर वो मुँह से साँस को जब छोड़ती है तो ये यहाँ पे चूने का पानी है। अब चूने का पानी अगर दूधिया हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वायु में जो हमने छोड़ा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखते हैं अंतःशोषण तथा उच्च शोषण करते हैं, वह गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है? वह गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च शोषित करते हैं, यानी कि जो हम वायु छोड़ते हैं, क्या उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है? ऐसा नहीं होता है। या अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्च शोषित करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में होती है और अन्य गैसें भी होती हैं। साथ ही उसमें जल की भी मात्रा होती है, भाप की मात्रा होती है। जैसे हम अगर शीशे पर सांस को छोड़ें तो देखिए उसपे धुंधला-सा हो जाता है। तो उससे मतलब पता चलता है कि जल भी उपस्थित था। थोड़ा-सा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे बना लीजिएगा नोट्स में अपने कि अंतःशोषित और उच्च शोषित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। देखो, अंतःशोषित जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन 21% होता है जो कि हमारे वायुमंडल में होती है और 0.04% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम उच्च वायु करते हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है, 16.4% होता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बढ़ गया है, पहले 0.04% था, अब 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है जब हम सांस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अन्य जंतुओं में शोषण, अन्य जंतु किस प्रकार से शोषण करते हैं? देखो, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं में वत्स गुहा में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। कौन कौन से जानवर है, नोट कर लेना। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों, इनमें क्या होते हैं, मनुष्य हमारी भांति इसमें क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं जिससे ये श्वसन करते हैं। आगे चलते हैं, कॉकरोच में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉकरोच वाला। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि जो कॉकरोच होता है, ये कॉकरोच है, इसके पार्श्व भाग में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। इस छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है जो श्वास पड़ाल या वातक कहलाते हैं। तो याद रखना, जो हमारा ये होता है कॉकरोच, इसमें श्वसन किस प्रकार से होता है, तो इसमें श्वास प्रणाल या वातक होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर के शरीर के ऊतकों में विस्तृत हो जाती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतुओं एवं अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। तो याद रखना कि देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल, ये जैसे कि तिलचट्टे उसमें कॉकरोच में पाई जाती है, साथ ही केवल कीटों में ही ऐसा होता है, जंतुओं एवं अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती श्वास प्रणाल की। ठीक है, चलते हैं। केंचुआ किस प्रकार से शोषण करता है, तो ध्यान दीजिएगा। केंचुए की जो त्वचा होती है स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्म प्रतीत होती है ना, इनमें गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो जो केंचुआ करता है वो किससे करता है, अपनी त्वचा से शोषण करता है। ठीक है, मेढक किससे करता है, मेढक के होता है फेफड़े भी होते हैं, मेढक में मनुष्य के बाद फेफड़े होते हैं, तथापि ये अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं जो कि आर्द्र और श्लेष्म होती है। तो मेढक दो प्रकार से शोषण कर सकता है, एक तो अपने फेफड़े से करता है, दूसरा अपनी त्वचा से करता है। ये सब नोट कर लेना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जल में श्वसन किस प्रकार से होता है, देखिए मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करती है। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो याद रखना, मछलियों में क्या होते हैं, श्वसन के लिए क्लोम होते हैं। आपने देखा होगा मछलियों के पास इस तरीके से एक पार्ट होता है, ये वाला, ये क्लोम होता है, इसी से वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है तथा गैस विनिमय में सहायता करती है। अब देखिए, क्या पादप भी शोषण करते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए होता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, शोषण करते हैं और उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज होता है उनमें, ठीक है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन में प्रयोग होता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। हमने पढ़ा था पौधों के बारे में, तो यहाँ पे कल जब हमने देखा था, ठीक है, किस प्रकार से शोषण होता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र और रंध्र होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मूल मृदा में वायु अवशोषित करते हैं। तो जो पेड़ पौधों के मूल यानी कि जड़ होती हैं वो मृदा में क्या करती हैं, वायु अवशोषित कर सकती हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमने पढ़ा था कि पादपों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि रंध्र कहलाते हैं। ठीक, पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु के ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है ना, पत्तियों में तो रंध्र होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कर सकते हैं, और जो जड़ों की कोशिकाएं होती हैं उनमें भी रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, और वो मिट्टी के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें जो वायु होती है उससे वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वायु को ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। फिर सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए शोषण करने की आवश्यकता होती है। जो भी जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ठीक है, चलो ये तो आप कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए, जैसे तिलचट्टे में शरीर की वायु प्रवेश करती है, किस प्रकार से करती है? तिलचट्टे में क्या होते हैं? तिलचट्टे में क्या होता है? फेफड़ा, फेफड़ा तो नहीं होता। ठीक है, फेफड़ा और सब में होता है, पक्षियों वगैरह में होता है, शेर चीता में होता है। क्लोम, क्लोम मछलियों में होता है, ये भी गलत है। त्वचा द्वारा केंचुए में होता है। तो श्वसन रंध्रों द्वारा या श्वसन प्रवाल, प्रवाल भी उसको कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचन के कारण ऐंठन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल कहते हैं, इससे ऐंठन होती है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर क्या है? तो विश्राम की अवस्था में जो श्वसन दर है वो 15 से 18 प्रति मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 15 से 18 करता है। ठीक है, और जब वो व्यायाम वगैरह करता है तो 25 प्रति मिनट तक भी बढ़ जाती है श्वसन दर। उच्च श्वसन के समय पसलियों में क्या होता है? उच्च श्वसन का मतलब होता है, देखो, अंतः श्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, उच्च श्वसन का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। तो उच्च श्वसन के समय क्या होता है? जब बाहर निकालते हैं सांस को, उच्च श्वसन करते हैं, तो पसलियां क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ती हैं। तो पूछा है पसलियों के बारे में, तो लिखा है बाहर की ओर गति करती है नहीं, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, बिल्कुल गति नहीं करती। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे की ओर गति करती हैं, पसलियाँ सिकुड़ जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैचिंग वाला है, मैचिंग वाला भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए इसमें कह रहा है ईस्ट, ईस्ट क्या करता है? अल्कोहल, तो अल्कोहल से मिल जाएगा। ईस्ट अल्कोहल बनाने में काम आता है। डायफ्राम या मध्यपट क्या होता है? तो यह श्वसन, डायफ्राम क्या होता है? देखो यहाँ पे डायफ्राम आपका मच्छ वक्ष गुहा में होता है। ठीक है, ये इससे मिलाते हैं, डायफ्राम वक्ष गुहा में होता है। त्वचा, त्वचा से श्वसन किस में होता है? केंचुए में होता है। पत्तियां, पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। मछलियां क्लोम से श्वसन करती हैं, और मेढक फोफड़े और त्वचा दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इससे हम मिलाएंगे। ये वाला गलत है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर